हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2। उसका चैप्टर चल रहा है अपना कास्ट सिस्टम। कल हमने देखा था अनटचेबिलिटी के ऊपर फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी। हम क्या मान रहे थे? अगर हम अनटचेबिलिटी को दो फॉर्म में मानते हैं, एक तो फिजिकल और एक मानते हैं सोशल। नॉर्मली अनटचेबिलिटी को माना जाता है, कंसीडर करा जाता है एक फिजिकल फॉर्म में कि टच नहीं करना, सेपरेट खाना खाना है, तो कुछ इस तरीके का। पर अनटचेबिलिटी को अगर देखते हैं तो दो तरीके की मानते हैं। एक तो फिजिकल फिजिकल में तो ये सारे फीचर देखे थे हमने। और एक होती है सोशल, सोशल अनटचेबिलिटी या फिर सोशल सेग्रीगेशन कर देना। तो वो कैसे था? उसमें जैसे हमने देखे थे कि मैरिज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि हायर कास्ट और लोअर कास्ट में मैरिजेस नहीं होती हैं। और क्या-क्या होता है? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होती है, उस पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये सब चीज़ें देखी थी। और हमने देखा था कि मैनिफेस्ट कहाँ होती है? ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही मैनिफेस्ट होती है ना? ये कुछ इसकी कॉमन फॉर्म देखी थी कि सेग्रीगेशन इन सिविल लाइफ पे होता है, कि कॉमन फॉर्म्स क्या होंगे? अनटचेबिलिटी है तो इसके अंदर फिर फॉर्म्स क्या-क्या, तो वो हमने डिफरेंट देखी थी कि इनके वो हैबिटेशन होते हैं, वो अलग जगह पे होते हैं, कुछ रिचुअल सेग्रीगेशन होता है लोअर कास्ट और हायर कास्ट के बीच में, जिसमें अनटचेबिलिटी परफॉर्म होती है। उसका हमने एक इंसिडेंस भी देखा था अच्छा, कि बिहार का कोई चीफ मिनिस्टर जब विजिट करता है किसी टेम्पल में, तो उस श्राइन को प्यूरिफाई करा जाता है। और भी कई सारे ये दिखे थे, क्या फॉर्म थी कि मैरिटल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कल्चर भी उनका सेपरेट होता है, पॉलिटिकल सेग्रीगेशंस भी होती हैं। डायरेक्टली नहीं होती पर इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ कुछ हद तक ये चीजें चलती हैं। ये हमने देखा था ना तक कि दलित्स जब वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं तो फिर कई सारी अलग तरीके की उनको हर्डल्स आती हैं। कुछ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन में भी देखे थे एग्जांपल्स। ठीक है, ये आप कर लेना। आज हम देख रहे हैं अपना पर्सपेक्टिव ऑन अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो फिर ये हम अपनी बुक में से कर रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये आप देख लेना इधर से। ये पहले तो पर्सपेक्टिव बता रखा और फिर अलग अलग जो जैसे इम्पोर्टेंट इनसे रिलेटेड थी ना, महात्मा गांधी और अंबेडकर, तो उनके बारे में बता रखा है। तो देखते हैं इन्होंने क्या कह रखा है। जब हम देखते हैं ना पर्सपेक्टिव और अनटचेबिलिटी, तो मेजर किन इश्यूज को हैंडल करता है? ये करता है एक तो ओरिजिन, अनटचेबिलिटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ? अगर ये फॉर्म चल रही है, अगर ये चीज प्रिवेलेंट है इंडियन सोसाइटी में, तो ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका? एक तो इस पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। और दूसरा दूसरा मेजर इशू क्या लेते हैं ये, कि ठीक है एक प्रॉब्लम है ये अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन, इसके बारे में बात करता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कवर करेंगे हम दोनों एस्पेक्ट्स को। एक पहले देखते हैं ओरिजिन, कि ओरिजिन कैसे क्या हुआ है। यूं माना जाता है कि ना शुरू से ऐसा नहीं था कि अनटचेबल, कि जो ये एवरन थे ना, ये अनटचेबल्स थे। शुरू से ऐसा नहीं था, वो ग्रेजुअली इवोल्व हुआ है। कब? पोस्ट वैदिक पीरियड में या फिर उसके बाद से ये प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो फिर ओरिजिन, इसके ओरिजिन से रिलेटेड मेन पर्सपेक्टिव किसका आता है? विवेकानंद झा का। ठीक है, उसने क्या क्या बोला ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में? वो कहता है कि ना जो अनटचेबिलिटी आई है वो चार फॉर्म में आई, चार फेजेस में आई है। और चार फेजेस किस तरीके से दिखाई है उसने? उसने अपनी स्टडी कैसे कंडक्ट करी? उसने ना क्या लिया? उसका पर्सपेक्टिव था हिस्टोरिकल इंडोलॉजिकल। मतलब उसने क्या करा? एंशियंट टेक्स्ट उठाए और उनमें देखा, उनमें कुछ ऐसे वर्ड फाइंड आउट करे जो कि अनटचेबिलिटी को शो करते हो, कि जो कि अनटचेबिलिटी के बारे में बताते हो। देख, रिलेट कर पा रहे हो क्या आप इधर? कि अगर कुछ वर्ड्स स्पेसिफिक हैं अनटचेबल्स के लिए, या फिर जो अनटचेबिलिटी को दिखा रहे हैं, तो मतलब ये चीजें प्रैक्टिस हो रही है ना, तो फिर उन वर्ड्स को फाइंड आउट करके अनटचेबिलिटी के ओरिजिन को ट्रेस करा है विवेकानंद झा ने, ये काम करा। तो उसने बताया चार फेजेस में कैसे डिफाइन करा, कि 6th सेंचुरी BC के पास आसपास उसको जो जब उस टाइम के टेक्स्ट हैं तो उनमें क्या वर्ड मिलते हैं, जैसे चंडेलाज, और क्या
चंडाल्स और टेनर्स, ऐसे-ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, जो ये चीज़ें, ये वर्ड्स क्या बता रहे हैं, कुछ ना कुछ ना ऑब्जेक्ट ऑफ अबोरेंस हैं, पर यूँ नहीं कह सकते कि अनटचेबल्स थे। जैसा आज के टाइम पे माना जाता है वैसा, ठीक है? ये सिनेरियो था 6th सेंचुरी बीसी के आसपास। फिर कह रहा है 4th सेंचुरी बीसी के आसपास क्या था, ये अनटचेबिलिटी जो आज के टाइम पे है, ऐसी फुल फॉर्म में ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तो नहीं थी, पर कुछ वर्ड मिलते हैं कि कुछ सेक्शन और सोसाइटी को अलग रखा गया है, डाउनग्रेडेड फॉर्म में दिखाया गया है। कैसे कि धर्मशास्त्र में ना कुछ वर्ड मेंशन है जो कि क्या बता रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को बता रहे हैं। ठीक है, इन्फेक्शन मतलब वही, फिर वो अनटचेबल्स के साथ कनेक्ट कर दिया ना इसने। और पाणिनि ग्रामर का एग्जांपल लिया, उसमें एक वर्ड कहता है निर्वासित, किसको डिस्क्राइब करने के लिए लिया जाता है कि ऐसे पीपल्स को जो अगर टच कर दें तो उस स्पॉट को डीफिल कर दिया जाएगा। तो घुमा फिरा के बात तो अनटचेबल्स की हो रही है। और क्या कह रहे हैं, कुछ यूं भी कह रहा है कि ऐसे एविडेंस है कि कुछ कास्ट यूं लगा है कि वो ना सेपरेट क्वार्टर्स में रह रही हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अनटचेबिलिटी को नहीं शो कर रहे, पर कुछ ना कुछ फीचर्स तो सिमिलर टू अनटचेबिलिटी ही हैं। ठीक है, ये सिनेरियो था 4th सेंचुरी बीसी के आसपास। फिर क्या आता है, थर्ड फेज में कहता है कि ना अनटचेबिलिटी ना वो क्लियरली मैनिफेस्ट होगी, किस फॉर्म में, जो कि आज अपने को देखने को मिलती है। और इसको इलस्ट्रेट करने के लिए क्या बताया कि विष्णु स्मृति में ना क्या वर्ड यूज कर रखा है, अपुरुषा, जो कि यूज होता है फॉर अनटचेबल्स के लिए। ठीक है, तो मतलब जो आज के टाइम में दिखती है वो उस टाइप की अनटचेबिलिटी इस टाइम पे परफॉर्म हो रही थी थर्ड फेज में। और फोर्थ फेज की क्या बात कर रहा है कि ना शार्प डिस्टिंक्शन हो गया, एक शार्प डिमार्केशन हो गया बिटवीन कास्ट, अलग-अलग कास्ट के बीच में, कि अगर डिस्टिंक्शन है तो एक ये सोशल नॉर्म बन गया कि सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में, ठीक है? तो फिर और लास्ट में कह रहा है कि थर्ड सेंचुरी आते-आते कंडीशन ऐसी होगी कि अनटचेबिलिटी एक वाइड स्प्रेड फिनोमिना बन गई इंडियन सोसाइटी के अंदर। ठीक है? तो ये विवेकानंद झा ने ओरिजिन का बताया था अलग-अलग 4 फॉर्म में कि थोड़े बहुत वर्ड एबोरेंस को दिखाते हैं। फिर कुछ ऐसी स्टेज आई जो कि उम, आज की अनटचेबिलिटी के आस-पास थोड़ा-सा उसको सिमिलर से कुछ वर्ड्स ऐसे निकाल के दिए। फिर थर्ड फेज में कहता है कि जो आज के टाइम में दिखती है ना वो उस टाइप की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होने लगी थी। और फोर्थ फेज में तो कि बिल्कुल ही क्लियर डिस्टिंक्शन है, इनके बीच में एक डिमार्केशन है अलग अलग कास्ट के बीच में। तो फिर परफॉर्म क्या हो रही है उधर, अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो दो अलग अलग पर्सपेक्टिव देखे थे ना हमने कि पर्सपेक्टिव किस तरीके से पढ़ेंगे दो एस्पेक्ट्स में। एक तो ओरिजिन देखेंगे कि ओरिजिन पे क्या पर्सपेक्टिव, और दूसरा पर्सपेक्टिव देखा था कि अनटचेबिलिटी को हम एक प्रॉब्लम की तरह और इसका सॉल्यूशन की तरह। ठीक है, तो ये हमने ओरिजिन देखा, अब हम देखते हैं इसका ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वाला पार्ट। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो यही है कि अगर एक कोई प्रॉब्लम है तो उससे कुछ नई चीजें जनरेट होंगी ना, तो कह रहा है कि ये इस प्रॉब्लम से क्या गिव बर्थ टू न्यू रिलीजन्स या फिर रिफॉर्मेटिव मूवमेंट, कुछ ऐसी चीजें आएंगी ना सॉल्यूशन की तरह। तो सॉल्यूशन को इसने दो पार्ट में डिवाइड करा कि हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज अगर गलत चल रही है कुछ, तो फिर उसको क्या करेंगे हम, या तो रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर ज्यादा ही यूं लगता है सिचुएशन खराब है तो फिर हम उसको अल्टरनेट, कुछ अल्टरनेटिव लेके आएंगे उसका। ठीक है, तो इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे जो सेक्शन यू चाहते थे रिफॉर्म करें, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट आए थे अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जैसे भक्ति मूवमेंट, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। और इसको बिल्कुल ही अल्टर करना कि नया ओरिजन ले, वो नया रिलीजन ले आओ, कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा उससे, जो कल्चरल इन्वायरमेंट फैल रखा है, जो अनटचेबिलिटी को परफॉर्म कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा कल्चरल इन्वायरमेंट ही चेंज कर दोगे तो फिर ये अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम रहेगी नहीं। ठीक है, तो दो तरीके के सॉल्यूशन है। तो दो तरीके के सॉल्यूशन जब भी अनटचेबिलिटी पे बात होती है ना, तो एक तो महात्मा गांधी जी और दूसरा अंबेडकर, इन दोनों के पर्सपेक्टिव की बात जरूर होती है, क्योंकि
मतलब कास्ट सिस्टम पे, अनटचेबिलिटी पे इन्होंने काफ़ी वर्क करा है, अपने पर्सपेक्टिव दिए हैं। कुछ पॉलिटिकली, क्योंकि ये उस टाइम पे पॉलिटिकली एक्टिव थे। तो कुछ ना कुछ देखो, जैसे महात्मा गांधी का एक बार ये देख लेते हैं क्या कुछ, कि सारे के सारे कास्ट या फिर अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हैं। जैसे पूना पैक्ट हुआ 1932 का, उसमें क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी एक क्या कर रहे थे, एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स ना आ पाई, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। और क्या कर रहे थे, कई सारी चीजें ऐसी करी जिससे कि वो सिविल डिसेबिलिटीज है ना, जो इन अनटचेबल्स के लिए, उनको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। और कई सारी चीजें करी, जैसे वो दलित के साथ जाके रहते थे, उनके साथ खाना खाते थे। और क्या, उन्होंने उनको बोला भी कि हरिजन्स, अनटचेबल्स को नया नाम दिया हरिजन्स, कि पीपल ऑफ गॉड है, कि ये अलग नहीं है, इनको अपने को इक्वल मानना चाहिए, कुछ ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहते थे। ठीक है। और क्या था, अब देखते हैं पर्सपेक्टिव क्या था, मतलब क्या बोलना, क्या सोचना, क्या थिंकिंग थी महात्मा गांधी जी की। ये यूं नहीं था कि अल्टर करना चाहते थे पूरे पूरी इंडियन सोसाइटी को, एक कास्ट सिस्टम को, ये चाहते थे कि रिफॉर्म आए। रिफॉर्मेटिव अप्रोच क्यों थी इनकी, क्योंकि ना ये कहते थे कि जो भी वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था बन रखी है ना, उसको मानते थे कि ना ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोसाइटी है, कि इंडियन सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है वर्ण व्यवस्था ने। पर इसके साथ साथ क्या था, अलग नैरेटिव भी है। वो कहते हैं कि ना वर्ण व्यवस्था यूनाइट तो करती है सोसाइटी को, पर जो अनटचेबिलिटी, इसका जो एज कॉन्सिक्वेंस मान लो, या फिर तो अनटचेबिलिटी जो इसकी फॉर्म में एक एग्जिस्ट कर रही है इस वर्ण व्यवस्था के कारण, तो वो कह रहा है पर वो एक्सप्लॉइटेटिव है। तो थोड़ा डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं व्यू, एक तो कह रहा है यूनाइटिंग, और दूसरा कह रहा है कि ना एम्पिरिकल, वो एक्सप्लॉइटिव है। तो फिर क्या कह रहा है, उसने देखा एक थ्योरेटिक वर्ण व्यवस्था, मतलब एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो है एक, पर उसके साथ साथ एक्सप्लॉइटिव, मतलब एम्पिरिकल रियलिटी ऑफ कास्ट सिस्टम को भी शो कर रहा है। ठीक है। इनके ऊपर व्यूज ना, थोड़ा अम्बेडकर भी इसी पॉइंट के ऊपर कुछ बोलेंगे, वो हम देखते हैं। ठीक है। विदाउट, और क्या कह रहा है, व्यूज ऐसे थे कि कह रहा था कि अपने को ना, ये डिप्रेस्ड कास्ट हैं जो हिंदू सोसाइटी के अंदर, उनको क्या करना पड़ेगा, अगर अपने को स्वराज चाहिए है तो फिर अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन सबको इंडियन हिंदू सोसाइटी के अंदर। इनको इंटीग्रेट करे बिना इंडियन सोसाइटी के अंदर, हिंदू सोसाइटी के अंदर हम अपना स्वराज ये अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे व्यूज थे महात्मा गांधी जी के। ठीक है। अब देखते हैं अम्बेडकर का पर्सपेक्टिव ऑन अनटचेबिलिटी। इनका क्या था, बिल्कुल ही अलग व्यू था कास्ट सिस्टम के ऊपर। जैसे महात्मा गांधी जी कैसे अप्रोच ले रहे थे, रिफॉर्मेटिव ले रहे थे ना, तो ये कैसी ले रहे हैं, ये चाहते हैं बिल्कुल रेडिकल अप्रोच। ये कहते हैं कि कास्ट सिस्टम को बिल्कुल ही इनहेलिएट कर दिया जाए। ये कहते हैं कि ना, जैसे गांधी जी जो कास्ट के बारे में बोल रहे हैं ना, वो यूटोपिया के जैसे लग रहा है, थोड़ा सा इमेजिनरी सा भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि गांधी जी बोल रहे हैं कि ना ये अलग अलग कास्ट सिस्टम है, ये तो रहने चाहिए, पर अनटचेबिलिटी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्लॉइटेटिव है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कास्ट हैं उनको खुद से आके इस ब्रिज को, जो उनके बीच में डिफरेंस है, उसको कवर करना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा-सा यूँ है ना, कि जो ऑलरेडी डोमिनेंट पोज़ीशन पे है सोसाइटी में, तो फिर वो अपनी डोमिनेंट पोज़ीशन या स्टेटस को क्यों छोड़ेगा, है ना? तो थोड़ा-सा ये था। अब कहता है कि ना अम्बेडकर, कि लिबरल सोसाइटी में हम क्या मानते हैं, लिबरल सोसाइटी में कि मेरिट, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें होती हैं किसी भी लिबरल सोसाइटी की गाइडिंग प्रिंसिपल। जो भी वो सोसाइटी रन करती है, उसके प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल होते हैं, मेरिट्स, इक्वालिटी, सभी, मतलब कोई काम हो रहा है तो वो मेरिट के बेस पे, कहीं
कुछ सिलेक्शन हो रहा है या फिर कुछ भी, तो मेरिट या इक्वालिटी के बेस पे। तो फिर यहाँ पे हेरिडिटरी स्टेटस की क्या बात आ गई? तो कोई प्लेस ही नहीं है इसका। ये थिंकिंग थी अम्बेडकर की। तो फिर इसके लिए उसने एनालाइज भी करा। जैसे वर्ण व्यवस्था, गांधी जी, महात्मा गांधी जी बोल रहे थे ना कि ये एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है इंडियन सोसाइटी का, है ना? तो पर ये बोल रहे हैं, अंबेडकर का कहना है कि ना, अगर ये है जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी हो रखा है वर्ण की फॉर्म में, तो वो क्या कर रहा है, अगर डिवाइड कर दिया हमने पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी को वर्ण की फॉर्म में, मतलब अलग अलग सेपरेट कर दिया हमने सोसाइटी के, अलग अलग सेक्शन बना दिए, उनके अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं, अलग अलग उनकी रैंकिंग है। तो फिर वहां पे इक्वालिटी कहाँ आ गई? इक्वालिटी नहीं रहेगी। फ्रेटर्निटी उनके बीच में कैसे रहेगी अगर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड ही कर दिया उनको? लिबर्टी लिबर्टी भी कैसे रहेगी अगर उनका प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन अगर उनके वर्ण के हिसाब से अलग-अलग डिसाइड कर रखा है। तो फिर कह रहा है कि अगर अपने को फ्री सोशल ऑर्डर चाहिए ना, तो क्या ये डिवीज़न गलत हो रखा है, इंडियन सोसाइटी का जो वर्ण के अंदर है। ठीक है? ये कहना था। और क्या कहते हैं इसके लिए अम्बेडकर जी ने करा क्या? क्योंकि अपने को पता है पॉलिटिकली भी एक्टिव थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, तो उन्होंने उनका मानना ये था कि ना, लेजिस्लेटिव मीजर्स और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये ही दो तरीके हैं जिनसे हम ये अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रैक्टिस है, इससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है? कुछ पॉलिटिकल पावर हो, डिप्रेस्ड क्लास है उनके पास, उनके कुछ अलग से राइट्स हों, तो इसी चीज पे अड़े रहे थे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो डिबेट्स थी ना उसमें। तो फिर उसका रिजल्ट क्या आया, एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? हम देखते हैं आज के टाइम पे कितने सारे प्रोविजंस हैं जिसमें कि ये विजन लिया गया कि इंडिया इंडिया कैसा कैसा होना चाहिए, कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजों से फ्री रहना चाहिए इंडिया। ठीक है? तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार थोड़ा सा इंक्लूड करना कि क्या क्या चीजें, जैसे आर्टिकल कौन-कौन से? आर्टिकल 17 और ये सारे इन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। आर्टिकल 18 की अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस दूर रहे, कास्ट सिस्टम पे फ़ोकस ना रहे। अपना क्या हो, सोसाइटी में इक्वालिटी हो, एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ये चीज़ें कहीं न कहीं घूम फिर के इसी चीज़ से रिलेटेड रहती हैं, कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी से। ठीक है? ओके, आज इतना ही। कल फिर आगे अपना देखेंगे कौन सा टॉपिक? रिफॉर्मेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, इस पे बात करेंगे। ओके गाइस, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।